सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज 7 जून का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो बेसिकली आरबीआई ने यहाँ पे रेपो रेट जो है वो 0.50% घटा के 5.5% कर दिया है और सीआरआर भी रिड्यूस किया है। तो अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन देता है। जब बैंक्स के पास पैसे की कमी होती है तो इसके बदले जो बैंक्स जो है वो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है। ये बॉन्ड्स होते हैं एक टाइप के। और फिर कैश रिज़र्व रेशियो क्या होता है? कैश रिज़र्व रेशियो बेसिकली होता है जो भी टोटल डिपॉजिट है जो बैंक के पास, अगर मान लीजिए अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है और सीआरआर अगर 4% है तो 4 करोड़ जो है आरबीआई के पास बैंक को रखना होगा एज अ रिज़र्व के रूप में। और ये ना किसी को लोन दे सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये अपने टोटल डिपॉजिट का जो है आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है इनको, बिना किसी इंटरेस्ट के। तो अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है बेसिकली कि सीआरआर भी 1% से कम कर दिया गया है। और जो है अब सीपीआई जो इन्फ्लेशन है, बेसिकली सीपीआई इन्फ्लेशन को भी जो है एस्टिमेट किया गया 3.7% पे 2025 साल के लिए, 25-26 के लिए, जो कि पहले बोल रहे थे कि 4% था। और ये फोरकास्ट मानसून का फोरकास्ट अच्छा है इसलिए किया गया है। और जीडीपी का जो एस्टिमेट है वो 6.5% पर मेंटेन किया गया है। तो आरबीआई का कहना है कि इकोनॉमी में मोमेंटम बना हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है और रूरल डिमांड और प्राइवेट कंजम्पशन सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। और जो आरबीआई की पॉलिसी स्टांस है उसको बेसिकली जो है एकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया गया है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? पॉलिसी एकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया गया है। एकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब होता है कि आरबीआई ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, तो यानी इंटरेस्ट रेट और भी कम कर सकता है ताकि लेंडिंग बैंक्स के लिए आसान हो, ताकि पब्लिक के पास जो है ज़्यादा पैसा पहुँचे। ठीक है, वही न्यूट्रल में क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ पे फोकस नहीं होता है, सिर्फ जो आरबीआई होता है वो डेटा मॉनिटर करता है और उसके अकॉर्डिंग बाद में डिसीजन ले सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जब यहाँ रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है तो इससे बेसिकली लोन्स जो है वो आपके सस्ते हो जाएंगे और पर डिपॉजिट पर मिलने वाली इंटरेस्ट कम हो जाएगी। ये आरबीआई का जो है बेसिकली फरवरी का तीसरा रेट कट था। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली यहाँ पे जो कल पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन, तो उसी के टाइम पे उन्होंने बेसिकली बोला है कि जो कश्मीरी एप्पल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और हैंडीक्राफ्ट हैं अब देश भर के तक जो है कोने तक जो है सस्ती और तेज़ी से पहुंचेंगे और टेररिज्म कभी डेवलपमेंट को रोक नहीं सकता, ये बोला है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे ईडी रेड्स प्रमाइसेस ऑफ एक्टर बीएमसी स्टाफ, ईडी अरेस्ट 2 ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग केस। तो ईडी क्या है? बेसिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और ये एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो फाइनेंशियल क्राइम्स जितने भी होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस हो गया और इलीगल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए उनको बेसिकली जो है इन्वेस्टिगेट करती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो अब ये बेसिकली जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंडर जो है ये इन्वेस्टिगेट करती है। और जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर जो है करती है। जैसे कि केसेस जैसे कि क्या हो गया, हवाला केसेस हो गए, बेनामी प्रॉपर्टी हो गया, ब्लैक मनी हो गया, इकोनॉमिक स्कैम्स हो गए, है ना। तो ये सब का जो है जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन जो वो भी इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं ईडी के द्वारा, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में, इलीगल फंड ट्रांसफ़र के। तो इसकी पावर्स बेसिकली क्या होती हैं कि इन्वेस्टिगेट करना, समन कर सकता है किसी को, अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर जो है सॉलिड एविडेंस मिलता है तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है, प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है ना, जब्त कर सकता है, और सर्च और सीजर ऑपरेशन कर सकता है, चार्जशीट फाइल कर सकता है। तो ये सारी बेसिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पावर है। न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु के जो मदुरई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 800 साल पुराना शिवा टेम्पल मिला है, जो कि मरावर्मन सुंदरा पांड्या की पीरियड का है। और ये जो है टेंपल का फाउंडेशन ही मिला है पर तमिल इंस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है बेसिकली। और ये बताता है कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था। और जो है एक वाटर बॉडी के सेल डीड भी मिला है जिसमें लिखा है कि टैक्स जो है टेंपल को दिया जाता था।
तो बेसिकली ये पांड्या पीरियड की ग्लोरी को दिखाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे स्टारलिंक जो एलॉन मस्क की कंपनी है, तो उसको बेसिकली ऑफिशियल लाइसेंस मिल गया है ऑफ़र करने के लिए जो सैटेलाइट सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज जो है वो इंडिया में प्रोवाइड कर सकेगी। और ये जो थर्ड कंपनी है जो ऐसा लाइसेंस मिला है, जिसको पहली जो है यूटेल सैट वन वेब के पास है, और दूसरा जियो सैटेलाइट, फिर अब तीसरी ये कंपनी होगी। इसके बाद अमेज़न जो क्यूपर है वो स्टिल अवेटिंग है। और ये पूरा बेसिकली हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है सैटेलाइट्स के थ्रू प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है रिमोट एरियाज़। यहाँ पे नेक्स्ट जो आर्टिकल है बेसिकली उम्मीद पोर्टल के बारे में है, कि जो उम्मीद पोर्टल है जो बेसिकली ये क्या किस लिए बनाया गया है, ताकि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जितनी भी उसको रजिस्टर किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके। तो अभी बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है एक डिजिटल इन्वेंट्री होगा ये, जो कि जियो टैगिंग भी होगी सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, और कुछ अदर फीचर्स हैं इनमें। ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा GIS के साथ, और मैपिंग विद अदर ई गवर्नेंस टूल्स। तो अब ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जैसे वो ज़मीन या प्रॉपर्टी या हाउस या कोई भी ऐसा एसेट होता है जो इस्लामिक लॉ के तहत रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए डेडिकेट किया जाता है। और ये प्रॉपर्टी जो है वो परमानेंटली अल्लाह के की राह में डोनेट कर देना, या उसके तहत मस्जिद, मदरसा, हॉस्पिटल या पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सकता था। तो अब प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को बेचना या गिफ्ट करना या इनहेरिट नहीं किया जा सकता था। तो ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी है। तो अब उसी को रजिस्टर करेंगे उम्मीद पोर्टल पे हमारे होम मिनिस्टर जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, भारतीय भाषा अनुभाग। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाएगा सारे इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, कि ताकि जो फॉरेन जो लैंग्वेजेस हैं उन पे डिपेंडेंस कम किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, और प्रमोट करे डिसीजन मेकिंग जो है वो मदर लैंग्वेज में। तो अब ये करेगा क्या, बेसिकली प्लेटफॉर्म ये ट्रांसलेट करेगा जो भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वो जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको हिंदी और वाइस वर्सा, ठीक है, हिंदी टू अदर लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज टू हिंदी, ताकि बेटर कम्युनिकेशन हो स्टेट्स के बीच में और स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है बेसिकली इंडिया और कनाडा के टेंस रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि जो है कनाडा ने आरोप लगाया था कि इंडियन एजेंट उसमें इन्वॉल्व है, जो खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में। तो उसकी वजह से टेंस हो गए थे दोनों के बीच रिलेशन। अब वहीं उसी के बीच में जो है PM मोदी जी को इनवाइट किया गया है इंडिया को बेसिकली G7 समिट के लिए, कनाडा में जो अगले वीक होने वाली है। G7 है क्या, बेसिकली ग्रुप ऑफ 7 है, जो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है, और इसमें वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज़ वो बेसिकली मिलती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो इसमें इसका पर्पस क्या होता है, मीट करना और डिस्कस करना जो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है ना, क्लाइमेट चेंज है और अदर इशू जो भी ग्लोबली कंसर्निंग है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है कोऑर्डिनेट करना और वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस को फाइट करना, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली एम होता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और ऐसे जैसे मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और अदर कंट्रीज़ को जो है इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट इसमें। ये पहले G8 था, G7 से पहले, जो कि जब रशिया ने ज्वाइन किया था इस ग्रुप को 1997 में। लेकिन जब रशिया ने एनेक्सेशन किया क्रीमिया का 2014 में, तो सारे अदर्स मेंबर्स ने रशिया की जो पार्टिसिपेशन है उसको सस्पेंड कर दिया था। तो ये फिर G7 बन गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है उसने कंडेम किया जो पहलगाम का टेरर अटैक था, और वो किया जो है एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म। तो अब ये पार्लियामेंट्री फोरम बेसिकली ये ब्राज़ील में जो है 4 से 5 जून के बीच में मिले, और 10 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्लस 5 ब्रिक्स नेशन और थे, प्लस जो है और भी नेशंस थे जैसे ईरान, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया। सबने मिलकर पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया और डिस्कस किया इश्यूज़ जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल ट्रेड,
इंटर पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन, है ना, ये सब चीज़ें। और जो फोरम ने एम्फसाइज़ किया जो है स्टॉप करना चाहिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो टेररिस्ट को मिलता है, इंटेलिजेंस शेयर करना, मिसयूज़ जो है टेक्नोलॉजीज़ का उसको प्रिवेंट करना। तो ये सब चीज़ें हैं। और इंडिया अभी जो है वो चेयर कर रहा है ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम को, है ना, और ये होस्ट करेगा 12th मीटिंग जो है अगले साल की जो होने वाली है। ये ब्रिक्स क्या है? बेसिकली ब्रिक्स जो है 5 मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं ये, ठीक है। और G7 क्या था? वो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ थी, और ये एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्रीज़ क्या करती है? प्रमोट करना इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपमेंट, है ना, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, ये सब करना, फोकस करना इश्यूज़ पर, जैसे ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हैं जो वेस्ट डोमिनेटेड है, वेस्ट जो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन सब टाइप के। तो जो ये जो वेस्ट डोमिनेटेड हैं इंस्टीट्यूशंस, तो इनके ग्लोबल रिफॉर्म्स करना, क्योंकि इनमें जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ का पार्टिसिपेशन है बहुत कम है। तो ये भी इसका एक मुद्दा रहता है। और ये पहले 2009 में ये ब्रिक था सिर्फ, फिर उसके बाद में जो है 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया, तो ये ब्रिक्स हो गया था, ठीक है। न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है इसने बेसिकली दिखाया है कि शोकेस किया है कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो है इंडिया जो है वो लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है लास्ट डिकेड में, और अगला इसका गोल है कि जो है इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर बनाना और मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करना। और जो प्राइड लेने के लिए बोला है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, और उसके लिए बोथ डिफेंस और कॉमर्स के सेक्टर में। और बोला है कि जो है आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो रिसेंट जो मिलिट्री सक्सेस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बेसिकली उन्होंने बोला है, और बोला है कि एमुलेट करने को आर्म्ड फोर्सेस को कमिटमेंट टू सेल्फ रिलायंस, ये PM मोदी जी का कहना है। पे जो चेनाब ब्रिज जो इनाग्रेट हुआ था उसके बारे में बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है रेलवे आर्क ब्रिज है, और जो कि 359 मीटर जो है अबव चेनाब रिवर जो है स्टैंड करता है। और अगर इसमें ये ब्रिज को डिज़ाइन किया गया बेसिकली स्टेबल रहने के लिए, इवन इफ़ जो है इसका 8 जो सपोर्टिंग पियर्स हैं उसमें से एक रिमूव भी कर दिया जाए, और दो द ट्रेन स्पीड वुड रिड्यूस, है ना। तो ब्रिज जो है वही बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुलाइज़ किया गया था G माधवी लता के द्वारा, जो सिविल इंजीनियर प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, है ना। और ब्रिज जो है एक्सट्रीमली जो स्ट्रॉन्ग विंड से 220 किलोमीटर पर आवर उसको भी फेस कर सकती हैं। कोई भी अर्थक्वेक प्रोन हिमालयन ट्रेन है उसको भी फेस करने में सक्षम है। तो ये बेसिकली इसमें बोला गया है। यहाँ पे एक नई स्कीम के बारे में बताया गया है कि सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम। तो इसमें बेसिकली ये 2023 में लॉन्च की गई थी, प्रोवाइड करने के लिए जो है जो फाइनेंशियल रिलीफ है पुअर प्रिजनर्स जो हैं बेसिकली उनको फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए, ताकि वो जिनको बेल नहीं मिल पा रही है और जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए बेसिकली लाई गई थी। और कंसर्न क्या है कि कई सारे स्टेट्स जो है उसने अपना ये मनी जो है यूज़ नहीं किया है, अनयूटिलाइज्ड हैं, और अभी तक दोनों ने आइडेंटिफाई भी नहीं किया जो एलिजिबल प्रिजनर्स हैं उसके तहत जो प्रोवाइड करने के लिए बेनिफिट। कुछ स्टेट्स ने यूज़ किया है लेकिन उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस सही नहीं है। इम्पॉर्टेंस बोलते हैं कि जो है टाइमली रिलीज़ होने में उसको मदद मिलेगी, और जो ओवर क्राउडिंग है जो प्रिजनर्स की वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें टेक्निकलिटीज़ ऐसे कह देते हैं कैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे काम करना है इसमें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेवी जो है एक नई एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है वो कमीशन करने वाली है, जिसका नाम है अरनाला, 18 जून को विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में कि लगभग इंडिजिनस कंटेंट जो स्वदेशी माल है वो 80% लगाए। तो हाईलाइट करता है जो सक्सेस है हमारे आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंट इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली हम रेपो रेट कट के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर यहाँ पे इटली और इंडिया के कोऑपरेशन के बारे में है एग्रीकल्चर के और एनर्जी के फील्ड में। तो पीयूष गोयल जी इटली की विज़िट पे हैं फॉर 2 डेज़, और जो दोनों कंट्री ने एनहेंस किया कोऑपरेशन सेवरल सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल एग्री वैल्यू चेन्स बनाने के लिए, एग्री मशीनरी बनाने के लिए, और फूड पैकेजिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको एनहेंस करने के लिए, और एनर्जी में स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी है
तो ये कोलैबोरेशन बूस्ट करेगा जो है इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी इन सेक्टर्स में। पे नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली आरबीआई ने जो क्वालिफाइंग एसेट थ्रेशोल्ड है एनबीएफसी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए उसके लिए घटा दिया है। तो ये जो क्वालिफाइंग एसेट जो थ्रेशोल्ड है ये बेसिकली 75% था, जो कि अब 60% कर दिया गया है। तो ये क्वालिफाइंग एसेट क्या होते हैं बेसिकली, ये वो लोन्स होते हैं जो ये एनबीएफसीज देते हैं गरीब लोगों को, ठीक है, पुअर्स को देते हैं। तो ये क्वालिफाइंग एसेट होता है। तो पहले 75% लोन ऐसे देने पड़ते थे, बट अब सिर्फ 60% ऐसे लोन देने पड़ेंगे इनको। तो इसका मतलब क्या है कि जो है ये अपने लोन पोर्टफोलियो को जो बचा 15% उसको डाइवर्सिफाई करने का इनको मौका मिलेगा। और बेसिकली जो मतलब वो माइक्रो फाइनेंस के अलावा अब दूसरे तरह के लोन्स भी ये 15% दे पाएंगे। तो अब सिंपल बात यह है कि आरबीआई ने एनबीएफसी को थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है ताकि वो अपनी सर्विसेज और लोन्स की रेंज बढ़ा सकें और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो एनबीएफसी क्या है बेसिकली, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग से पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग जैसी सर्विसेज देती है, जैसे कि लोन देना, ठीक है, और 1 सेकेंड, लोन देना जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन। लेकिन ये सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो है वो नहीं खोल सकते, है ना, काम नहीं करती है, वो सिर्फ बैंक करते हैं। ये कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जैसे बैंकिंग के अलावा। एग्जांपल जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हो गई, लोन कंपनीज़ हो गई, एसेट फाइनेंस कंपनीज़ हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं। और कुछ फेमस एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सब जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ जो बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो कि इंडिया के जो ऑटो मेकर्स हैं उनके पास लगभग सिर्फ 1 मंथ का स्टॉक ही जो है बचा है। ये मैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगाए जाते हैं, बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो चाइना इसमें काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली कंट्रोल करता है, कि जो उसकी सप्लाई और प्रोसेसिंग पे कंट्रोल करता है चाइना। और वो एक्सपोर्ट, इस समय उसने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि बाहर एक्सपोर्ट नहीं करना है। ये चाइना ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया है। तो अब बेसिकली क्या है कि इंडिया के पास भी जो है 1 मंथ का स्टॉक बचा है सिर्फ। तो चाइना के पास ग्लोबल माइनिंग का 70% और प्रोडक्शन का 90% कंट्रोल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज़ करने का प्लान बनाया है। तो हैदराबाद की एक कंपनी है मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड, वो अगले 6 मंथ में इंडिया में पहली बार भी मैग्नेट बनाना शुरू करेगी, जो चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है अब। और इंडिया के पास भी कम उसका स्टॉक है। तो इनिशियल जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है उसको फंडिंग भी दी है ताकि वो जो डाइमियम मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ा सके। ये मैग्नेट्स ईवी के प्रोपल्शन सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इंडिया वियतनाम और यूएस के साथ भी जो है, वियतनाम और प्लस यूएस के साथ सप्लाई चेन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ताकि सप्लाई डिपेंडेंसी चाइना पे थोड़ी कम हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे बांग्लादेश के जो चीफ़ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने अनाउंस किया है कि वहाँ बांग्लादेश में अप्रैल 2026 के बाद जो है फर्स्ट हाफ में इलेक्शन होने का अनाउंस किया है। और यूनुस ने ये भी बोला कि बांग्लादेश अभी स्टेट ऑफ वॉर में है, मतलब हालात बहुत टेंस है वहाँ पे। और अभी यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो शेख हसीना जी, वो भी इंडिया आई हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारे कंफर्म किया था। यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स होनी थी बेसिकली इस्तांबुल में, वो फेल हो गई हैं। और दोबारा से जो है रशिया ने यूक्रेन में युद्ध कर रहा है उसको अपने फ्यूचर और नेशनल सेफ्टी के लिए एग्जिस्टेंशियल बताया और दोनों के बीच में रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स चली जा रही हैं। वैसे में बेसिकली जो वहाँ के जज हैं उन्होंने टेम्परेली ब्लॉक कर दिया है ट्रम्प का जो डिसीज़न था बैन करने का फॉरेन स्टूडेंट्स को हार्वर्ड में बुला के उनको एडमिशन देने का। और उससे बोला गया कि काफ़ी हार्मफुल रहेगा डिसीज़न और इलीगल है। और ये बेसिकली जब वाइट हाउस ने हार्वर्ड पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहा बट हार्वर्ड ने मना कर दिया था, तो ये रिटेलिएशन आया था। बट अभी वहाँ के जज ने ये बैन कर दिया है जो यूएस का ट्रम्प का डिसीज़न था कि बाहर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करना है हार्वर्ड में। कि न्यूज़पेपर में हमने बेसिकली यही देखा कि कैसे जो है वहाँ का जो यूएस के जज ने जो हार्वर्ड में जो
ट्रम्प का डिसीज़न था कि हार्वर्ड में बाहर के स्टूडेंट्स ना पढ़ें, उसको कैसे रोक दिया। और इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन की जो पीस टॉक्स थी वो फेल हो गई। और बांग्लादेश में इलेक्शंस कराने की बात कर रहे हैं अप्रैल 2026 में। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो है कैसे जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उस पर चाइना की मोनोपोली है, बट इंडिया उसके ऑल्टरनेटिव में क्या कर रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमने देखा एनबीएफसी क्या होता है, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे क्वालिफाइंग एसेट थ्रेशोल्ड कैसे कम किया। फिर इंडिया और इटली के बीच में क्या एग्री कॉपरेशन हुआ। और फिर हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट देखा वो बेसिकली यहाँ पे देखा कैसे अरनाला जो 80% इंडिजिनस मटेरियल लगा हुआ है इसमें, वो इंडिया मैरीन में शामिल किया जाएगा, नेवी में। फिर यहाँ नेक्स्ट हमने देखा कि स्कीम फॉर पुअर प्रिजनर्स स्कीम, जो पुअर्स को जो बेल दिलाने के लिए और उनको मनी की कमी की वजह से जो केस लड़ने में दिक्कत होती है उसको कैसे टैकल करना है। फिर चेनाब ब्रिज के बारे में देखा हमने। फिर यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में पीएम मोदी जी ने क्या बोला। फिर यहाँ पे ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में देखा, जिसका जो इंडिया अभी चेयर कर रहा है। फिर यहाँ पे G7 कंट्रीज़ के बारे में देखा जो मोदी जी को इनवाइट किया गया है कनाडा में। उम्मीद पोर्टल के बारे में देखा, वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो देखा। फिर यहाँ पे जो इनिशिएटिव है भारतीय भाषा अनुभाग उसके बारे में देखा। फिर यहाँ पे हमने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में देखा जिसको लाइसेंस मिल गया है इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। फिर मदुरई में जो 800 साल पुराना शिवा टेम्पल मिला है उसके बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में जाना। फिर यहाँ पे हमने देखा कैसे जो है रेल लिंक प्रोजेक्ट जो इनाग्रेट किया था कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चेनाब रिवर के ऊपर, उसके बारे में देखा। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन देखा आरबीआई के, जो रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, सीपीआई इन्फ्लेशन और जो स्टैंस होता है कमोडिटी और न्यूट्रल, उसके बारे में जाना आरबीआई का। तो ये था पूरा आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि सारी न्यूज़ जो है डिटेल में कवर करूँ और उसके बारे में आपको स्पेसिफिक जानकारी भी उसी टाइम दे दूँ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।